हेलो बच्चों, मैं ए.के. शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी तीनों की जो बुक है वो एक ही है। तो गणित स्टार्ट करेंगे अपन मैथ, क्योंकि चैनल का नाम भी अपनी का है मैथ विथ ए.के. तो अपनी जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, हो सकता है आप सभी ने पाठ्य पुस्तक खरीद ली होगी, और अगर आपने पाठ्य पुस्तक नहीं खरीदी है तो आप प्लीज़ कृपा करके पाठ्य पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि हम अब अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपना सिलेबस बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, हमारी पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। क्या है हमारी पहली प्रश्नावली? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसके अंदर हम परिमेय संख्याएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें 1.1 जैसे इसके पार्ट है। जैसे पहला पार्ट है भूमिका, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम स्टार्ट करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन अध्ययन करेंगे रियल नंबर्स। जैसे कोई संख्या परिमेय संख्या है, कोई शांत प्रवृत्ति की है, कोई अशांत प्रवृत्ति की है। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा 9th में कि ये शांत प्रकृति की है या यह अशांत प्रकृति की संख्या है। इसके अंदर जो पार्ट है, पहला पार्ट आएगा भूमिका, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे अपन। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी अपरिमेय संख्याएं बनाना या उनकी पहचान करना सीखेंगे। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण यानी परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात अपनी जो दूसरी प्रश्नावली आएगी बहुपद। बहुपद तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। इसके अंदर द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद भी हो सकता है आपकी इस साल है शायद आपकी। तो उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। बहुपदों की शून्यकाल जैसे अल्फा बीटा गामा ये होते हैं, बहुपदों की शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो उनके मान निकालना, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी बहुपद की शून्यकों और गुणांकों में संबंध यानी अल्फा बीटा के अंदर अपन संबंध ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, फिर इसके बाद में अपना सारांश आता है। जैसे इसका 1.6 का सारांश आया था, उसी प्रकार से 2.5 का भी सारांश आएगा। फिर तीसरी प्रश्नावली जो अपनी है वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसके अंदर क्या है, इस प्रश्नावली के अंदर आपको ग्राफ बनाना होगा यानी आलेख खींचने होंगे। तो इसके अंदर भी जो पार्ट है, इसकी पहला है भूमिका, फिर है दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म, फिर 3.3 पार्ट जो है इसका रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल, यानी कि इसके अंदर आपको ग्राफ की आवश्यकता होगी। फिर 3.4 पार्ट है इसका एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो 3 विधियां हैं बच्चों। पहली विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो इन सब के बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। और फिर है 3.5 इसका पार्ट है दो चरों के रेखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी कि एक दूसरे समीकरणों को हम बदलेंगे और उनका आलेख हम खींचेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसका सारांश आता है। इसी प्रकार से अब जैसे आपकी ये चौथी प्रश्नावली आती है द्विघात समीकरण। चौथी प्रश्नावली आपकी आती है द्विघात समीकरण। तो द्विघात आप जैसे मैंने बताया था बहुपद प्रश्नावली है आपकी। तो बहुपद प्रश्नावली के अंदर जैसे x² + 2x + 5 ये द्विघात बहुपद है। तो अपन इस प्रकार के द्विघात समीकरण
खींचेंगे और उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे इसके पार्ट है, पहला भूमिका, फिर द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे, फिर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों की हल करना हम सीखेंगे। फिर 4.4 पार्ट है इसका, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी अपन वर्ग बनाएंगे द्विघात समीकरणों का, ठीक है। तो उनकी पूर्ण वर्ग बनाकर उनकी हल करेंगे। मूलों की प्रकृति, जैसे मूलों की प्रकृति जैसे अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना, इनके बारे में अपन ज्ञात करेंगे। इन सभी का हम विस्तार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे अपनी 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां, यानी ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके जैसे पार्ट है, पहला पार्ट है इसका भूमिका, दूसरा पार्ट है समांतर श्रेणियां, यानी समांतर श्रेणियां बनाने। जैसे इनके अंदर क्या होता है, डी होता है, तो अंतराल बोलते हैं जिसको, जैसे अंतराल बोलते हैं, तो वो डी होता है उसका मतलब। तो बच्चों देखो समांतर श्रेणियां हैं जैसे, तो इसके अंदर पहला पार्ट है 5.1 भूमिका, समांतर श्रेणियां, ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का एनों पद ज्ञात करेंगे इसके अंदर अपन, है ना। और ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन के एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। फिर उसके पश्चात सारांश आ जाता है, फिर सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जिस प्रकार से अपनी छठी प्रश्नावली स्टार्ट हो गई त्रिभुज, ठीक है, छठी प्रश्नावली अपनी स्टार्ट हो गई त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे बच्चों त्रिभुज के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसके अंदर अपन जो पार्ट है अपने वो है 6.1 पार्ट है भूमिका, फिर दूसरा है समरूप आकृति, जैसे समरूप, समान, सर्वांग क्षमता, इनके बारे में तो पढ़ा होगा अपनी। समरूप आकृति जैसे एक जैसे 2 त्रिभुज हो, एक जैसे 2 गोले हो, तो उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। फिर त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर आती है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी कमियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जैसे आपने पिछली कक्षा में त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके पश्चात में आ जाता है इसका सारांश। फिर 7वीं प्रश्नावली जो आपकी है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर x और y दो पद होंगे, जैसे 6(6,0), तो x के स्थान पर हो जाएगा 6 और y के स्थान पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति आपको ग्राफ में दर्शाना होगा या त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दर्शानी होंगी। फिर इसके पश्चात दूरी सूत्र आएगा, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर इसके पश्चात सारांश आ जाएगा। इसके पश्चात आपकी जो 8वीं प्रश्नावली है, आपकी 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अब तक आपके नहीं आई है, या नॉर्मली आई होगी, या आपने इनके बारे में सुना होगा, प्रतीकों के बारे में। इनकी प्रतीक जो होते हैं त्रिकोणमिति प्रतीक होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो त्रिकोणमिति की प्रतीक होते हैं, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सूत्र होंगे उनके। फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर उसके पश्चात कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। फिर पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इसके अंदर सूत्र आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होंगे इस प्रकार के। फिर सारांश आ जाएगा, इसके अंदर नॉर्मल से ही जानकारियाँ होती है सारांश के अंदर, ये सभी के अंदर आएगा, तो आपको सारांश तो सभी का याद करना होगा।
ठीक है बच्चों। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आ जाएंगे, जैसे ऊंचाइयों या दूरियों में। जैसे मान लो कि एक मकान या एक टावर या मीनार इतना ऊंचा है, उसकी हाइट इतनी दे रखी है, ठीक है, उसकी ये ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी दूरी, ऐसी चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो इसके अंदर, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो आपकी 10वीं प्रश्नावली है वो है व्रत। तो व्रत तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। देखो बच्चों, व्रत और गोले दोनों के अंदर अंतर होता है। व्रत जो होता है, व्रत तो आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर परिधि भी होती है। व्रत होता है कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु, क्या बच्चों, कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर मिलने वाली गोल आकृति व्रत कहलाती है। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा इसकी होती है, लेकिन अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए, हम व्रत के बारे में मैंने परिभाषा बताई, इसकी नॉर्मल सी परिभाषा। अब इसका जो अगला बिंदु है 10.3, वो है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यानी कि आपको इसमें रेखाखंड बनाने होंगे, गोले खींचने होंगे, वृत्त जैसे वृत्त बनाने होंगे। फिर उनसे वृत्तों से जैसे समरूप, सर्वांग समता आती है ना, कोण एपी बराबर कोण एसी, इस प्रकार की आपको रचनाएं करनी होंगी। फिर इसके अंदर सारांश आता है जो सभी के अंदर आता है। फिर इसके पश्चात आती है रचनाएं। रचनाएं आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी कि एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर का चाप लेकर वृत्त खींचते हैं, कट मारते हैं उस पर। तो इस प्रकार की रचनाएं होंगी, यानी त्रिभुज की, जो इसके त्रिभुज ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग होगा इसके अंदर। फिर आता है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंडों का आपको विभाजन करना होगा। जैसे रेखा खींच दी और उस पे 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, तो उसमें 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जाता है, और एक ए बिंदु से 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जाता है, और दूसरे बी बिंदु से 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जाता है। तो इस प्रकार से रेखाओं की रचना करेंगे। फिर आता है सारांश। और फिर बाहरी प्रश्नावली जो है अपनी, वो है, बाहरी प्रश्नावली अपनी कहती है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आपने वृत्तों के जो क्षेत्रफल पढ़े होंगे, वृत्त तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, 2 पाई आर। तो इस प्रकार से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन। फिर आगे देखिए भैया बच्चों, फिर आगे क्या आता है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप, जैसे मैंने बताया, परिमाप, परिधि, ये एक ही बात है। परिमाप होता है जैसे परिधि होती है, तो ये एक ही बात होती है। तो वृत्त का परिमाप मैंने बता ही दिया आपको। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये एक समीक्षा, मतलब इसके अंदर आपको नॉर्मल सी जानकारी मिलेगी। फिर आएगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की क्षेत्रफल। यानी त्रिज्यखंड खींचने होंगे, वृत्तखंड खींचने होंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको ज्ञात करने होंगे। फिर आएंगी समतल आकृतियों की संयोजनों की क्षेत्रफल। यानी आपको आकृतियाँ जोड़नी पड़ेगी, समतल आकृतियाँ जोड़नी होगी, है ना। जैसे 2 समतल त्रिभुज जोड़ने होंगे, 2 समतल आयतें जोड़कर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फिर 13वीं प्रश्नावली जो आती है आपके, वो आएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है भैया 13वीं प्रश्नावली का नाम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि जैसे यह एक बुक है, तो ये बुक, ये इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर
तो बच्चों जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई बेलन है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन अगर अंदर से इसकी नलकी निकाल दी जाए और यदि इसका नुक हटा लिया जाए, आगे और पीछे के जो हुक है ये इनको हटा लिया जाए, तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खोखला भाग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनके बारे में अपन इस प्रश्नावली के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर आता है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोस जोड़े जाते हैं तो उनका संयोजन यानी होता है योग करना, जोड़ना। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। 13.3 जो इसका पार्ट है बच्चों, तो वो क्या कह रहा है कि ठोसों के संयोजन का आयतन। आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन जो स्थान घेर रहा है ये चारों तरफ से, तो यही इसका आयतन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और 13.4 जो इसका पार्ट है वो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जैसे कि मान लो कोई घन है या घनाभ है, जैसे सामान्य तौर पर हम समझें कि जैसे मान लो एक आयत है, एक लकड़ी का गुटका है जिससे आप बनाते हो एक शंकु के आकार की टोपी बनाते हो, या उसको बना देते हो आप वर्ग। तो इस प्रकार से होता है कि एक ठोस की जो आकृति है उसको दूसरी आकृति में रूपांतरित कर दिया जाता है। फिर आता है शंकु का छिन्नक। छिन्नक का मतलब होता है छिन्नक। छिन्नक से तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे मान लो कि ठीक है, जैसे अब शंकु होता है, तो शंकु जैसे अब शंकु को हम काट देते हैं, शंकु का एक भाग हम पृष्ठ अलग कर देते हैं, तो वो होता है शंकु का छिन्नक। फिर आ जाता है इसका सारांश। ठीक है बच्चों, फिर अपनी जो 14वीं प्रश्नावली आती है वो आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे बहुलक होता है, बारंबारता होती है, माध्यक होता है, माध्य होता है ना। इन चीज़ों के बारे में आपने ज्ञात किया होगा। तो इसमें भी जो पार्ट आते हैं भूमिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है, यानी कि आप जैसे संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याएं हैं, तो इनका माध्य क्या आएगा 5 या 6। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका माध्य ज्ञात किया जाता है। और जो अगला पार्ट है इसका वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या अधिक बार आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 3 है ना, 7 8 3 10। अब इनमें सबसे अधिक संख्या कौन सी आ रही है 3, तो वो क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना बहुलक भी ज्ञात करते हैं। लेकिन अपनी जो ये प्रश्नावली है ये छोटी मोटी किताब नहीं है, अब आप 10th में आ चुके हैं, तो इसके अंदर आपको क्या लगेगा, सूत्र लगाने होंगे और उनके माध्यम से आपको बहुलक और ये ज्ञात करने होंगे। और अगला पार्ट है जो इसका वो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इसमें माध्य ज्ञात करना होगा। फिर आगेगा संचयी बारंबारता बटन का आलेख्य निरूपण। इसके अंदर आपको सारणियाँ बनानी होगी। ठीक है, और जो अपनी लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता। प्रायिकता भैया ये है उन बच्चों के लिए है जो कमज़ोर होते हैं। ये 2-5 नंबर की 8 नंबर का शायद इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 6 नंबर या 8 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो इस प्रश्नावली को पढ़ करके पास हो सकते हैं, पास होने लायक नंबर ला सकते हैं। 13 नंबर लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। तो आप ग्राफ के अंदर और प्रायिकता इन चीज़ों के अंदर ही आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो प्रायिकता के अंदर क्या होता है, जैसे कोई सिक्का उछाला जाता है तो आपसे पूछा जाए कि सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप आंसर दे दो कि या तो उस पर चित्त होगा या उस पर पट्ट होगा। ठीक है, या तो हेड होगा उस पर या टेल होगा। तो इस प्रकार से 1/2 आपने उसकी प्रायिकता बता दी। तो इस प्रकार से इसके भी पार्ट हैं। पहला पार्ट है भूमिका, दूसरा पार्ट है प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यानी कि एक नॉर्मल सी प्रश्नावली है, सरल सी, ये बहुत अच्छी प्रश्नावली है। इसका सबका अपन अध्ययन करेंगे। फिर सारांश आ जाता है और इस प्रकार से बच्चों यह आपका सिलेबस समाप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि पहली प्रश्नावली जो आपकी वास्तविक संख्याएं थी उससे लेकर के जो आपकी 15वीं प्रश्नावली है प्रायिकता, वहाँ तक का हमने
सिलेबस का पाठ्यक्रम जो है आपका उसके बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हम अगली वीडियो में इसी प्रकार पार्ट टू पार्ट अपन पढ़ाई करते चलेंगे। बच्चों आप भी मेहनत करो। तो इस प्रकार से बच्चों आप मेहनत करते रहे और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते रहे। मैं इसी कामना के साथ आज इस मंच से, गणित की इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ। आप अगली वीडियो में मुलाकात कीजिएगा। हम अगली वीडियो में अपनी प्रश्नावली जो है पहली वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर आप शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि किसी गरीब का भला हो सके। तो बच्चों आप अब हमसे अगली वीडियो जो वास्तविक संख्याएं आएगी अपनी प्रश्नावली फर्स्ट, उससे नई तैयारी और नए जोश के साथ किताब को फिर लेकर के बैठिएगा। जय हिंद, जय भारत।